हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो अदानी एंटरप्राइज और पूरे अदानी ग्रुप की आज हम बात करेंगे। पूरी ऐसा जो है आपने एनालिसिस नहीं देखा होगा। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखें, और ऐसी एनालिसिस आपने नहीं देखी होगी, पूरा कच्चा चिट्ठा जो है इसका सबके सब जो है हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, वो भी आसान भाषा में। और आपके कुछ सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट कर पूछ सकते हैं। शेयर के अंदर दो शेयर अभी है, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, पूरे ग्रुप के बारे में भी चर्चा करेंगे, अब तक क्या घटनाएं हुई वो भी बात करेंगे, और आगे क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर अगर देखें तो अदानी ग्रुप के इन दो शेयर मतलब कि अदानी एंटरप्राइज और अदानी पोर्ट के बारे में बात यहाँ पर हो रही है कि इनके अंदर जो है तेज़ी देखने को मिली। ऑन द फ्राइडे बहुत ही ज़्यादा कलेक्शन आया था, उसके बाद तेज़ी देखने को मिली। तो तेज़ी क्यों देखने को मिली, अच्छी खबरें इसके अंदर कुछ आई है। और यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शॉर्ट सेलर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, तो आप ध्यान से समझिए। तो शॉर्ट सेलर्स ये एक एग्जांपल है कि क्या करते हैं। और ये सारे के सारे जो है प्राइस है, और इसके अंदर देखें तो शॉर्ट सेलर सबसे पहले, अब ये प्राइस जो है डिफरेंस भी हो सकते हैं। सबसे पहले समझिए, क्योंकि ये जानना और समझना जरूरी है, क्योंकि जो लोग बिगिनर्स है या फिर पुराने लोग भी है शेयर मार्केट के अंदर, वो भी कई लोग जो है बेसिक को नहीं जानते। तो इसके अंदर देखें तो 50 रुपये का शेयर होता है सबसे पहली बात। तो वो कहीं ना कहीं, क्योंकि जो बड़ी कंपनियां होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिडनबर्ग ने यही किया होगा या फिर किसी दूसरी कंपनी ने, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो जब शॉर्ट्स करते हैं या लॉन्ग करते हैं तो वो लंबे टाइम के लिए करते हैं। ये हमारी तरह नहीं, रिटेलर्स की तरह नहीं है कि एक दो हफ्ते में या फिर एक महीने के अंदर। ये हो सकता है कि 3 महीने, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने या फिर 6 महीने तक का भी अगर देखें तो अपनी शॉर्ट जो पोजीशन है वो बना लेते हैं। हमारे इंडिया के अंदर अभी देखें तो 3 महीने से ऊपर जो है शॉर्ट जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट जो है अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये लोग उसके बाद जो जैसे 3 महीने मतलब कि उसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा रहता है वो रोल ओवर कर देते हैं। और ऐसा लंबी मतलब कि साइकिल चलती है। तो 50 रुपये के आसपास जब शेयर चलता है कोई भी किसी भी कंपनी में का, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि अदानी या हिडनबर्ग का मामला है, लेकिन ये एग्जांपल है कि 50 रुपये का शेयर होता है। तो धीरे धीरे माल बनना शुरू करते हैं, और फिर वो शेयर अगर 100 रुपये तक चला जाए, ये मान लीजिए उसका प्राइस बढ़ जाए, तो यहाँ पर जो है शॉर्ट सेलिंग की वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर, फ्यूचर्स के अंदर और जो ऑप्शन के अंदर भी वो शॉर्ट करना चालू करते हैं। अब इसके पास जो है ऑलरेडी 50 रुपये के आसपास का प्राइस है, तो वो ऑलरेडी यहाँ पर प्रॉफिट में है 100 रुपये के ऊपर। फिर वो इसके अंदर शॉर्ट करते हैं और अपनी जो ये पोजीशन जो कैश मार्केट के अंदर है वो बेचना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर इसको मुनाफा हो जाता है। उसके बाद जो यहाँ पर उसने जो शॉर्ट किया था उसका प्राइस वापस से ये 50 रुपये ले आते हैं, लेकिन 50 रुपये पर भी इसको इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि उनकी जो क्वांटिटी होती है वो काफ़ी बड़ी ज़्यादा बड़ी होती है। तो वो जो है अपना माल जो है बेचना और भी जो है कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि ये बात एक समझने की रहेगी कि ऑलरेडी इसने मुनाफा कमा लिया है। आधा माल मान लीजिए यहाँ पर 100 रुपये पे बेचा, और आधा माल अगर ये 50 रुपये के नीचे भी बेचते हैं तो भी उनको जो है मुनाफा रहेगा। और जो यहाँ पर इसने शॉर्ट सेलिंग की है 100 रुपये के ऊपर, अगर वो 25 रुपये तक जो है और भी नीचे लाते हैं शेयर को, मान लीजिए तो 25 रुपये तक, क्योंकि यहाँ पर इसको कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर प्रॉफिट बुक करनी है, जो इसने 100 रुपये के ऊपर, यहाँ पर मैं लिखता जा रहा हूँ कि 100 रुपये के ऊपर अगर इसने शॉर्ट सेल किया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 50 रुपये के ऊपर उनको सेलर्स चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उनको उनको जो है वापस से माल खरीदना पड़ेगा। तो अगर सीधा 50 रुपये तक ले जाएगा तो यहाँ पर कोई बेचेगा नहीं, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर पहले वो शेयर को 25 रुपये तक ले जाए और उसके बाद वापस से शेयर के अंदर एक मूवमेंट आए, एक तेज़ी आए, एक बाउंस बैक आए 50 रुपये तक का मान लीजिए, तब जो है कई इन्वेस्टर जो है वो थक हार के या फिर डर के या फिर इस तरीके से यहाँ पर 50 रुपये के ऊपर माल जो है बेच देते हैं, और वहीं जो है ये लोग अपना शॉर्ट जो है कवर कर लेते हैं। तो आप को अच्छे से समझ में आया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंककि 100 रुपये में अगर 50 रुपये पर सीधा ये वहाँ पर ही वहाँ तक शेयर को ले जाते हैं तो कोई बेचने को तैयार नहीं होता, लेकिन पहले ये 25 तक ले जाता है, उसके बाद जब 50 रुपये तक आता है तो इन्वेस्टर को ऐसा लग रहा है कि अब शेयर का प्राइस थोड़ा बढ़ गया है, अब चलो बेच देते हैं। और कई बार इन्वेस्टर जो है वो डिसीजन सही भी होता है, कई बार गलत भी होता है। ये एक एग्जांपल है जो कि मैंने समझाया है कि शॉर्ट सेलर क्या करते हैं। चलिए वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। तो मतलब कि आपने देख लिया कि जो शेयर का प्राइस नीचे होता है और भी नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं, ताकि जो ऊपर जब ये बाउंस बैक आए तब इसके अंदर जो है इन्वेस्टर बेचने को तैयार हुए। और ये अगर आप देखें तो हिडनबर्ग, अब इसके अंदर देखें तो हिडनबर्ग इम्पैक्ट ऑन अदानी स्टॉक, अगर देखें तो अमेरिकी शॉर्ट सेलर, अब आसान भाषा में समझिए, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। और एक चीज़ मैं जो कि बताना भूल गया, अगर जानकारी आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मुझे एनकरेज करें और भी अच्छे वीडियो आपके लिए ला पाऊँ, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें ऐसे वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को। तो यहाँ पर देखें तो अदानी का जो हिडनबर्ग का इम्पैक्ट जो हुआ है कि अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट सामने के आने के बाद अदानी ग्रुप की कंपनियां की शेयरों की पिटाई चल रही है, हम सब जानते हैं। हालांकि स्थिति में कुछ बदलाव दिखा। अदानी एंटरप्राइज के शेयर इंट्राडे में आप सब जानते हैं कि 1000 रुपये के आसपास गया था और 35% के आसपास नीचे फिसल गया था। उसके बाद देखें तो उसके अंदर अच्छी खासी, यहाँ पर अगर आप देखें तो 50% के आसपास की एक रिकवरी देखने को मिली। 1000 रुपये से तकरीबन 1550 रुपये तक ये आ गया, और वहाँ पर इसने क्लोजिंग भी दी। साथ ही अगर देखें तो अदानी पोर्ट का भी शेयर जो देखें तो 400 रुपये के नीचे चला गया था। उसके बाद देखें तो ये 500 रुपये के आसपास इसके अंदर क्लोजिंग हुई। इसके अंदर तो अच्छी खासी 8% के आसपास की बढ़त देखने को मिली।
और वहाँ पर क्लोजिंग भी दी, तो वो काफ़ी बढ़िया बात है। दोनों के अंदर क्या न्यूज़ है ये हम जानेंगे। तो यहाँ पर देखें तो सबसे पहले अदानी पोर्ट की हम बात करेंगे कि हाइफा पोर्ट जो है, जो कि इजराइल का सबसे बड़ा बंदरगाह है, पिछले साल अदानी पोर्ट ने इस इजराइल के गदोद ग्रुप के साथ एक कंसोर्टियम बनाकर इसे नीलामी में जीत लिया था। तो इस कंसोर्टियम में अदानी पोर्ट की जो हिस्सेदारी है वो 70% है। और इसी हाइफा जो पोर्ट है उसका आधिकारिक हैंड ओवर के लिए मंगलवार को अदानी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की थी। तो इसके चलते जो है निवेशकों का रुझान अदानी पोर्ट के ऊपर पॉजिटिव दिखा है, क्योंकि ये जो हाइफा पोर्ट है वो काफ़ी बढ़िया रहेगा अदानी पोर्ट के लिए, ऐसा निवेशक अभी मान रहे हैं। क्योंकि इसके अंदर जो है अगर आप देखने को जाए तो क्या खास बात है, तो ये इसके अंदर जो है बताया जा रहा है कि इसके अंदर खास बात क्या है। तो वो हम समझ लेते हैं कि अगर आप देखें तो यहाँ पर जैसे कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं आपको बताऊंगा। जो कि यहाँ पर देखें तो जो अदानी ग्रुप ने इसके अंदर बोली जीती थी वो 118 करोड़ डॉलर की बोली लगाई थी और वो जीत लिया था। और इसके अंदर जो देखे 70% हिस्सेदारी है। और यहाँ पर देखें तो हाइफा के मेयर का कहना है कि इस अधिग्रहण से यह तटीय शहर बड़ा हब बन जाएगा। और इस पोर्ट के अधिग्रहण को रणनीतिक खरीदारी के रूप में भी देखा जा रहा है। और इस देश में सबसे बड़े विदेशी निवेश के तौर पर माना जा रहा है। अभी इजराइल की बात हो रही है। और हाइफा पहले जो है इस पोर्ट को सरकारी कंपनी हाइफा पोर्ट कंपनी को जो है ऑपरेट करती थी। अब वहाँ पर अगर देखें तो इजराइल को बाकी दुनिया से जोड़ रहा है हाइफा पोर्ट, काफ़ी बढ़िया वो पोर्ट है। तो हाइफा पोर्ट इजराइल के उत्तर पूर्व में स्थित है और पूरी तरह से प्राकृतिक बंदरगाह है, सबसे पहली बात। और यह जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि इंटरनेशनल सी स्पोर्ट में शुमार है। और यहाँ सामानों, कार्गो और टूरिस्ट की आवाजाही होती है। इसे आधिकारिक तौर पर 1933 में खोला गया था। शिपिंग कंटेनर के मामले में यहाँ इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा टूरिज्म है, काफ़ी बड़ा यहाँ पर जो है क्रूज़ शिप के मामले में सबसे बड़ा पोर्ट है और अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के लिए महत्वपूर्ण हब है। और इजराइल को बाकी दुनिया से जोड़ने वाला अहम गेटवे है। पूरे इजराइल को बाकी सारी दुनिया से जो है जोड़ने वाला ये अहम गेटवे इसको माना जा रहा है हाइफा पोर्ट को। और इसके अंदर जो है अदानी पोर्ट की 70% हिस्सेदारी ये लोग इसने ऑलरेडी जो है बोली लगाई है। और इस पोर्ट में जो है सालाना 3 करोड़ टन कार्गो की आवाजाही होती है। बहुत बड़ी ये जो है अमाउंट, इसको नंबर्स माना जाएगा। 3 करोड़ टन कार्गो की आवाजाही होती है हर साल। और इतने भारी ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए इसके टर्मिनल है। हाइफा पोर्ट का जो है कार्मेल टर्मिनल इजराइल का सबसे बड़ा और सबसे एडवांस टर्मिनल है। इसका ईस्ट टर्मिनल इजराइल का सबसे लंबा टर्मिनल है। वहाँ देखें तो केमिकल्स टर्मिनल्स और इकलौता टर्मिनल्स है जहाँ से केमिकल्स को रखा जाता है और ट्रांसपोर्ट किया जाता है। वर्ल्ड पोर्ट सोर्स के मुताबिक कार्गो को हैंडल करने के लिए यहाँ ढेर सारे इक्विपमेंट हैं, जैसे कि 90 यार्ड ट्रैक्टर्स, 104 कॉर्क लिफ्टर्स और 16 पोर्टल क्रेन्स और कुछ ग्रेंटी क्रेन्स। तो काफ़ी बड़ा ये पोर्ट ये और जो टूरिस्ट के लिए जो है ये पोर्ट जो है बहुत खास है। यहाँ पर बताया जा रहा है आगे कि हाइफा पोर्ट की वेबसाइट, जैसे कि ये उसकी वेबसाइट का नाम है। यहाँ पर अगर देखें तो टूरिस्ट को भूमध्य सागर की जहाज, वहाँ से जो जहाज़ है मतलब कि जो शिपिंग जो है वहाँ से मिलती है। और इसके पैसेंजर टर्मिनल को से क्रूज़ और फेरी पैसेंजर चलती है। और यहाँ वेटिंग एरिया, करेंसी एक्सचेंज, पार्किंग, कैफेटेरिया और फ्री वाईफाई जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। तो यहाँ 1000 से अधिक एम्प्लॉयज़ भी काम करते हैं। ये इसी पूरा पोर्ट की बात कर रहे हैं। तो उसी वजह से जो देखें तो अदानी पोर्ट की मैं अगर बात करूँ तो इसके अंदर तेज़ी देखने को मिली। अब अदानी एंटरप्राइज़ के अंदर क्या न्यूज़ है, तो ये न्यूज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गौतम अदानी गिरवी शेयरों को छुड़ाने की तैयारी में है। इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ाने के लिए ये बड़ी पहल है। तो जितने भी उनके जो गिरवी शेयर्स हैं उनको जल्द से जल्द वो छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी तैयारी भी कर रखी है। इसी वजह से जो है अदानी एंटरप्राइज़ के शेयर में भी एक तेज़ी देखने को मिली। और यहाँ पर देखें तो बताया जा रहा है कि हिडनबर्ग की रिसर्च जो है इसके चलते शेयर के अंदर इसका एफपीओ जो है वो वापस लेना पड़ा था। और इन्होंने गौतम अदानी ने जो कहा था कि मौजूदा परिस्थितियों में इस एफपीओ के आगे जारी रखना नैतिक रूप से सही नहीं होगा। यहाँ नीचे ये आगे की हम बात करेंगे। यहाँ पर देखें तो वो एक चार्ट था नीचे, जो कि देखना उतना ज़रूरी नहीं है, हम सब जानते हैं उस चार्ट के बारे में। तो यहाँ पर देखें तो पूरी टाइम लाइन अभी देखें तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट अगर देखें तो 24 जनवरी को सामने आई, जिसमें अदानी ग्रुप पर स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड का आरोप लगाया गया। और अगले 25 जनवरी को अदानी एंटरप्राइज़ के शेयर का जो है टूटना शुरू हुआ। और जो ये रिपोर्ट आई थी उससे पहले उसका शेयर का प्राइस था 3400 रुपये के आसपास। अदानी एंटरप्राइज़ की बात हो रही है। और 27 जनवरी को अगर देखें तो अदानी एंटरप्राइज़ का जब एफपीओ जो है लॉन्च हुआ, इसी दिन अगर देखें तो भाव 2800 के आसपास पहुंच गया था। और यहाँ पर देखें तो आगे बताया जा रहा है कि 30 जनवरी को, हम सब जानते हैं कि 30 जनवरी को हिडनबर्ग ने कहा कि अदानी ने उसके सवालों का सही तरीके से जवाब अभी भी नहीं दिया। और इस अदानी एंटरप्राइज़ के भाव 2900 रुपये के करीब थे। और 31 जनवरी को यानी अदानी एंटरप्राइज़ का एफपीओ सब्सक्रिप्शन बंद होने के एक दिन
बाद इश्यू को आश्चर्यजनक रूप से जो है वापस ले लिया गया, मतलब कि कैंसिल कर दिया गया, जबकि ये फुली सब्सक्राइब भी हो गया था। तो 1 फरवरी को तो इसके शेयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है गिरावट का सामना करना पड़ा, तकरीबन 35% के आसपास गिर कर ये 2100 रुपये के आसपास गए। और 2 फरवरी को अगर देखें तो ये 1500 रुपये पर आ गया था। और शुक्रवार को तो हमने देखा, सबसे पहले तो इसने 1000 रुपीज़ के आसपास का लो बनाया, उसके बाद वापस से ये 1500 1550 रुपये के ऊपर बंद हुआ। तो इसके अंदर देखें तो आगे अब ये बड़ी न्यूज़ है जो कि कल ही आई है कि अब जो है अदानी और एंटरप्राइज सुप्रीम कोर्ट तक जो है पहुंच गया है। तो ये बहुत जो है बड़ी न्यूज़ है। जो इसके इन्वेस्टर का जो नुकसान हुआ है तो उसकी जो भरपाई करने का जो भी जो है क्लेम है वो उन्होंने हिडनबर्ग के ऊपर लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचा अदानी एंटरप्राइज का मामला। हिडनबर्ग के संस्थापक के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं अदानी ग्रुप। जो क्योंकि अदानी एंटरप्राइज को अगर देखें तो 30 दिसंबर को उसकी जो टोटल वैल्यूएशन जो 4.5 लाख करोड़ के आसपास थी वो सिर्फ और सिर्फ 1,80,000 करोड़ के आसपास रह गई है। काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर टूट गया है। तो जितने भी इसके जो इन्वेस्टर हैं उनको जो है काफ़ी ज़्यादा एक नुकसान का सामना करना पड़ा है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में यूएस बेस्ड फर्म हिडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ जनहित याचिका यानी कि पीआईएल जो है दाखिल की गई है अदानी ग्रुप के हवाले से। और पीआईएल में हिडनबर्ग के संस्थापक नाथन एंडरसन के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। और क्या क्या इसके अंदर दावे किए गए हैं, तो ये जो है एक अच्छा साइन भी हो सकता है हमें जो है अदानी के निवेशकों के लिए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आगे अगर देखें तो कि इस पीआईएल में अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिडनबर्ग रिसर्च और उसके संस्थापक नाथन एंडरसन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। इसके साथ ही इस याचिका में अदानी ग्रुप की कंपनियों में निवेश करने वाले लोगों को मुआवजा देने की भी मांग की गई है। अदानी एंटरप्राइज मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका एंडरसन को शॉर्ट सेलर बताती है और अदानी समूह की कंपनियों के निर्दोष निवेशकों को धोखा देने के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। तो मतलब कि आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर देखें तो उनको जो निवेशक का पैसा डूब गया है उनको जो है मुआवजा देने की भी यहाँ पर मांग जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मांग की गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो अब मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। और यहाँ पर देखें तो हिडनबर्ग की रिसर्च अगर देखें तो क्या कहती है, तो उसने जो है 88 जो है एक क्वेश्चन किए थे, प्रश्न लगे रखे थे। और उनके अदानी ग्रुप की 9 कंपनियों का जो है 9 लाख करोड़ के आसपास जो है पैसे जो है उनका जो मार्केट कैप उतना जो घट गया था, उतनी जो है नुकसानी यहाँ पर हुई है। और अब इसके देखें तो ये इसका डेली चार्ट भी ज़रा सा देख लीजिए। अब इसके अंदर देखें तो इसका RSI 30 के आसपास है। तो ये अभी देखें तो हाईली ओवरसोल्ड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर एक बाउंस बैक आ सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके अंदर बाउंस बैक आ सकता है। कहाँ तक जा सकता है वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले तो आप देख लीजिए NSE की वेबसाइट के ऊपर कारोबार की स्थिति अगर देखें तो अभी भी जो यहाँ पर इसका ये फ्री फ्लोट मार्केट कैप है, जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूँ, फ्री फ्लोट मार्केट कैप वो होता है कि इतने रुपए के शेयर जो है अवेलेबल है अभी मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए। अगर इसको हम करंट मार्केट प्राइस के से अगर डिवाइड करेंगे तो जो आंकड़ा निकल कर आएगा तो उतने शेयर अवेलेबल है मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए। और वो तकरीबन अगर मैं राउंड फिगर नंबर्स बताऊँ तो 30 करोड़ के आसपास। तो उसमें से अगर देखें तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 46 लाख शेयर जो है उसकी डिलीवरी उठाई गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केवल और केवल 10% के आसपास की डिलीवरी उठाई गई। और हालांकि वॉल्यूम काफ़ी बढ़िया था इसके अंदर, 4.5 करोड़ के आसपास का। लेकिन ये फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर भी जो है इसका वॉल्यूम भी इसके अंदर होता है और जो इंट्राडे वॉल्यूम है वो भी होता है। और यहाँ पर देखें तो पिछले दिनों में यहाँ पर अगर देखें तो जब से इसकी न्यूज़ आई है हिडनबर्ग की, तब से इसके अंदर एक वॉल्यूम अच्छा खासा देखने को मिला, लेकिन जो डिलीवरेबल रिपोर्ट क्वांटिटी है वो ज़्यादा नहीं देखने को मिली। हालांकि पिछले 2 दिनों में यहाँ पर देखें तो 60 लाख और 46 लाख 1 करोड़ के आसपास की डिलीवरी उठाई गई है जब से ये 2000 के नीचे फिसला है। तो ये बात कहीं ना कहीं एक अच्छी है कि अब इसने जो है शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप देखें तो बेस बना लिया ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर अब इसने मैंने वीकली चार्ट लगाया, जैसे कि हमने देखा कि 1 करोड़ के आसपास की डिलीवरी उठी है 2 दिनों में। अब इसके अंदर देखें तो 1000 रुपये के आसपास का इसने लो बनाया, 1500 रुपये के आसपास इसने क्लोजिंग दी। इसके अंदर और भी तेज़ी आ सकती है, कितनी आ सकती है ये हम आगे देखेंगे। सबसे पहले इसका मंथली चार्ट भी आप देख लीजिए। आप ज़रा यहाँ पर देखें, और उससे पहले मैं आपको वीकली चार्ट कुछ दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर अगर देखें ज़रा जिस लेवल के ऊपर अभी ये प्राइस चल रहा है वहाँ पर अगर देखें ये वीकली चार्ट है फ्रेंड्स, तकरीबन यहाँ पर 6 महीने के आसपास का एक वक्त बिताया था इसी लेवल के आसपास। तो यहाँ से एक बाउंस बैक आना ज़्यादा पॉसिबल है, क्या ज़्यादा संभावना है, क्योंकि यहाँ पर देखें तो एक अच्छा खासा एक्यूमुलेशन पिछले साल हुआ था। और ज़रा यहाँ पर देखिए ये अगर 2020 की मैं बात करूँ तो ये 250-300 रुपये के करीब था। और उसके बाद इसके अंदर क्या तेज़ी आई थी। लेकिन ये सारी की सारी तेज़ी जो है उनका अगर आप पी रेशियो देखें फ्रेंड्स तो ये तकरीबन 200 से 300 के पी के ऊपर अवेलेबल था। मैंने अपने पिछले कोई भी मेरे चैनल के ऊपर इसके ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाया था अदानी एंटरप्राइज, क्योंकि ऐसी कंपनी के ऊपर मैं वीडियो नहीं बनाता क्योंकि इतना ज़्यादा पी रेशियो किस
क्यों ये इतनी ज़्यादा तेज़ी आ रही थी, किसी को नहीं पता था। सब के सब लोग अगर आप इसके अंदर मोमेंटम का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं एज अ ट्रेडर, लेकिन हमेशा ऐसी कंपनियों के अंदर मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस लेकर काम करें। जो लोग स्टॉप लॉस लेकर काम नहीं करते वो लोग फंस जाते हैं। मतलब कि ऐसा कौन सा बिजनेस करती है कि इसको 200 से 300 का पी दे मार्केट, और अभी भी अगर देखें तो 150 या 200 के आसपास के पी के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है ये शेयर। तो बिल्कुल ये ओवर वैल्यू ही है अभी भी। और यहाँ पर देखें तो अब मैंने फिर से इसका डेली चार्ट लगाया है तो 1550 के आसपास अभी ये काम कर रहा है। तो अगर मार्केट ने सपोर्ट दिया और सारी की सारी जो ये पॉजिटिव न्यूज़ें आई तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 2000 के करीब करीब ये शेयर आने वाले समय में जा सकता है। और ये एक पॉसिबिलिटी बात है क्योंकि यहाँ पर देखें तो बड़ी सी उठापटक हो रही है कहीं ना कहीं, लेकिन निचले लेवल के ऊपर यहाँ से अगर देखें तो अच्छी खासी एक बाइंग आई और एक अच्छी खासी कैंडल भी बनी है। टेक्निकल चार्ट के ऊपर भी अगर हम देखें तो ये 2000 के करीब करीब आने वाले वीक के अंदर ही जा सकता है ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर कोई इसके अंदर शॉर्ट टर्म में ट्रेड लेना चाहता है तो ये रिस्की तो बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से अगर आप अपना सूटेबल स्टॉप लॉस लें, अगर बाई करना चाहते हैं तो ही बाई करें, वरना इसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं। और 1450 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस ज़रूर इसके अंदर ले सकते हैं जिन्होंने निचले लेवल के ऊपर भी बाइंग की है तो। और 2000 के करीब करीब ये आ सकता है। और अगर ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है क्योंकि आने वाले समय में फिर से हम इसके ऊपर रिव्यू लेंगे जब ये 2000 के करीब करीब अगर आ गया तो उससे ऊपर भी ये जा सकता है या नहीं, तो इसके ऊपर आप अपनी नज़र बना कर रखें। और जितनी भी यहाँ पर न्यूज़ थी अब तक की मैंने आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की। अगर अब भी आपको कुछ सवाल पूछने हैं तो मुझे नीचे कमेंट कर पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ऐसे ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लें। आगे बहुत सी अच्छी वीडियोस आने वाली है। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ कि आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।